गीले कपड़ों में वह लड़की बर्फ की तरह ठंडी हो चुकी थी और आर्यन के लिए यह बहुत बड़ी परीक्षा थी। बर्फ के अंदर रहने की वजह से उसका शरीर नीला पड़ गया था। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि उसे बचाए तो कैसे, क्योंकि वह लड़की उसके लिए बिल्कुल अनजान थी। पर वह उसे अपने सामने मरते हुए भी नहीं देख सकता था। इशिका इशिका होश में आओ कहकर वह उसके चेहरे को थपथपाने लगा, पर वह बेहोश थी। उसके भीगे कपड़े देखकर आर्यन ने तुरंत उस पर एक कंबल डाला और अपने दोनों हाथ उस कंबल के अंदर डालकर उसके कपड़े उतारने लगा। पर जैसे जैसे वह उसके खुले वजूद को छू रहा था, उसके दिल की हालत अजीब हो रही थी। एक लड़की को इस तरह छूना आसान नहीं था। उसने उसके कपड़े उतारकर एक तरफ रख दिए। वह बर्फ की तरह ठंडी पड़ चुकी थी, इसलिए उसे बचाने का बस एक ही उपाय था कि वह अपने शरीर की गर्मी उसे दे। इसलिए अपनी शर्ट उतारकर वह उस कंबल के अंदर घुस गया था। पहली बार उसे अपने पास खींचते ही उसे बिजली का झटका सा लगा था। इशिका इशिका होश में आओ। वह अभी भी यही चाह रहा था कि वह खुद ही होश में आ जाए, पर उस लड़की की डूबती सांसें देखकर उसने आंखें बंद कर ली थी। वह अब उसके ठंडे शरीर को गर्मी दे रहा था ताकि वह बच जाए। पर इशिका की सांसों की महक और उसकी धड़कनें आर्यन के सीने में धड़कने लगी थी। वह पहले से बेहतर हो चुकी थी, पर आर्यन के बस में नहीं था कि उसे छोड़ दे। बेखुदी में पागल होता हुआ वह उसके सीने को दिसंबर की ठंडी रात थी। इसकी अपने होटल के कमरे में खिड़की के पास खड़ी होकर बर्फ को गिरते हुए देख रही थी। हर सुबह बस बर्फ ही बर्फ नजर आ रही थी और यहाँ कुछ नहीं था। आज शाम को ही बर्फ का एक तूफान सा आ गया था। हर चीज बर्फ से ढक गई थी। ठंड की इतनी बढ़ गई थी कि हीटर में भी आग नहीं जल रही थी। इस समय इशिका ना जाने क्या क्या पहने गर्म शॉल लपेटे बाहर देख रही थी। वह मुश्किल में फंस गई थी। फ़ोन की सर्विस भी काम नहीं कर रही थी। वह अपनी कंपनी की तरफ से शिमला आई थी। वह एक आर्किटेक्ट थी और शिमला में एक बिल्डिंग का नक्शा बनाने के लिए आई थी और अपनी मौजूदगी में ही काम शुरू करवाना चाहती थी, क्योंकि उसका बॉस नहीं आया था। सारी जिम्मेदारी उसी पर थी। वह अपने हिस्से का काम तो कर चुकी थी, लेकिन अब उसे वापस जाना था और बर्फबारी ने जैसे सारे रास्ते ही बंद कर दिए थे। रात का 1 बज रहा था और उसे नींद आ रही थी। 24 घंटे हो गए थे उसका अपनी माँ से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था, क्योंकि फ़ोन की सर्विस नहीं आ रही थी। इस बर्फबारी में सब लोग पूरी तरह से फंस चुके थे। अब वह सोच रही थी कि क्या करे, कैसे अपनी माँ से कांटेक्ट करे। उसी समय उसके होटल के कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। वह हैरान थी कि रात के 1 बजे उसके कमरे में कौन आ सकता है। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने एक नौजवान था। साथ ही एक छोटा सा बच्चा भी था, लगभग 3 साल का, जो सर्दी से बुरी तरह कांप रहा था। वह नौजवान की गोद में था। वह आदमी कहने लगा, देखिए मैडम, मैं बर्फबारी में बुरी तरह से फंस गया हूँ। मेरी गाड़ी बर्फ में धंस चुकी है। बड़ी मुश्किल से अपनी और अपने बच्चे की जान बचाकर आया हूँ। मुझे किसी होटल में कमरा ही नहीं मिल रहा और इस होटल में भी कोई कमरा खाली नहीं है। मैं तो बाहर रात गुजार सकता हूँ, लेकिन मेरा बच्चा इस सर्दी में। यह कहकर वह चुप सा हो गया था। कहने लगा, मुझे बस अपने बच्चे की चिंता है। प्लीज़ इसे आप अपने कमरे में रख सकती हैं। मैंने कई और लोगों से भी रिक्वेस्ट किया, लेकिन कोई मेरी मदद करने को तैयार नहीं है। उस बच्चे का रंग ठंड के मारे नीला पड़ रहा था। इशिका ने तुरंत उसे गोद में उठा लिया। वह बोली, इसे मुझे दे दो, मैं इसे अपने पास सुला लेती हूँ। आर्यन ने अपना बेटा इशिका को दे दिया। आप प्लीज़ दरवाज़ा बंद मत कीजिएगा, मैं बस अपने बेटे को देखने आता रहूँगा। वह बहुत छोटा है और मैं बर्फ़बारी में उसे लेकर भाग रहा हूँ। मुझे उसकी बहुत चिंता है। यह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। यह कहकर आर्यन वहाँ से चला गया। बच्चा सर्दी में बुरी तरह कांप रहा था। उसके होंठ नीले होने लगे थे। वह आधी नींद में था। ठंड की तेजी से बच्चे के गाल बिल्कुल लाल हो गए थे। इशिका ने जल्दी से बच्चे को रजाई में डाल दिया, पर अब भी वह कांप रहा था। इशिका को समझ नहीं आ रहा था कि उसे ठंड से कैसे बचाए। वह उसके साथ लेट गई और उससे 3 साल के बच्चे को अपने से लपेट लिया। पता नहीं उसकी माँ कहाँ थी। जिस तरह बर्फबारी ने सारे रास्ते बंद कर दिए थे, बहुत सी गाड़ियाँ रास्तों में ही रुक गई थी। ना पीछे जा सकती थी और ना ही आगे आ सकती थी। पता नहीं वह अपने बच्चों को कहाँ से कहाँ तक लाया था। बच्चा अब इशिका से लिपट कर सो गया था। अभी भी इशिका को ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी बर्फ को अपने साथ लगा लिया हो। उसने बच्चे को बिल्कुल अपने पास लपेट लिया। थोड़ी देर में वह बच्चा नॉर्मल हो गया और गहरी नींद में सो गया। आर्यन सर्दी में बाहर बैठा था और भी कई लोग होटल के बाहर की तरफ बैठे हुए थे। उसे होटल में कमरा नहीं मिला था, ना ही रात गुजारने की कोई जगह थी। आर्यन को अपनी परवाह नहीं थी, लेकिन अपने 3 साल के बेटे की फिक्र ज़रूर थी। हालांकि उसने उसे एक लड़की को सौंप दिया था, पर अभी भी उसे चैन नहीं आ रहा था। पता नहीं वह रात भर उसे ठीक से कंबल ओढ़ेगी भी या नहीं।
कहीं उसके बच्चे को और ज़्यादा ठंड न लग जाए। लड़की की उम्र ज़्यादा नहीं लग रही थी और ना ही वो शादीशुदा लग रही थी। वह कमरे में अकेली थी। कहीं वह उसके बच्चे के साथ कोई लापरवाही ना कर दे। उसकी जान उस बच्चे में बसती थी, इसलिए 100 तरह के डर उसे सता रहे थे। जब उसे चैन नहीं मिला तो वह सीढ़ियों चढ़कर पहली मंजिल पर आ गया, जहाँ इशिका का कमरा था। उसने बहुत धीरे से दरवाजे का हैंडल घुमाया। दरवाज़ा खुल गया और वह धीरे धीरे अंदर आया। उसने देखा तो दक्ष बिल्कुल इशिका से लिपटा हुआ था और वह भी उसे अपने साथ लगाए हुए थी। इशिका के गुलाबी होंठ दक्ष के माथे पर थे। आर्यन की नज़र जैसे ही दक्ष के हाथों पर पड़ी तो उसे अपने शर्म से नज़रें झुका ली, क्योंकि दक्ष के हाथ इशिका की गर्दन पर थे। शायद वह अपनी माँ के स्पर्श को महसूस करने की कोशिश कर रहा था या इस लड़की को ही अपनी माँ समझ रहा था। अपने बेटे को इशिका से यूं लिपटा हुआ देखकर आर्यन को कुछ राहत मिली। जब वह बाहर जाने लगा तो इशिका के चेहरे पर बिखरे बालों को देखकर रुक गया। वह गहरी नींद में सो रही थी, पर बार बार अपने बालों से उलझ रही थी। उसके दोनों हाथ दक्ष की कमर पर थे, उसे अपने साथ लगाए हुए थे। नींद में वह बालों की वजह से बेचैन हो रही थी, पर उन्हें चेहरे से हटा नहीं रही थी। आर्यन आगे बढ़ा और बहुत सावधानी से उसके बालों को उसके चेहरे से हटाया। उसकी गोरी त्वचा पर सुनहरे बालों को लट देकर उसके दिल की धड़कन कुछ देर के लिए रुक गई, पर फिर तुरंत घबराकर वह पीछे हट गया। दक्ष बिल्कुल उसके साथ चिपका हुआ था, पर ऊँग रहा था, जैसे आराम महसूस रहा हो। आर्या ने दक्ष के माथे पर अपने हाथ का पिछला हिस्सा रखा। बच्चा बुखार से तप रहा था। यह देखकर तो जैसे आर्यन की जान ही निकल गई। वह लड़की तो बेखबर से सो रही थी। वह उसकी माँ तो नहीं थी कि बच्चे की आवाज़ सुनकर उसकी आंख खुलती, लेकिन वह तो बाप था। अपने बेटे की तकलीफ देखकर तड़प उठा। जैसे ही उसने अपने बेटे के चेहरे पर हाथ रखना चाहा, इशिका ने दक्ष को और भी अपने करीब खींच लिया और अचानक आर्यन का हाथ उसके सीने से जा टकराया। इशिका की आंख खुली। तब तक आर्यन ने अपना हाथ पीछे खींच लिया था। आर्यन को यूं कमरे में देखकर इशिका को हैरानी हुई। वह उठकर बैठ गई। आर्यन पूरी तरह घबराया हुआ था। वह तो यही सोच रहा था कि इशिका को पता नहीं चलेगा और वह अपने बेटे को देखकर चला जाएगा, लेकिन वह तो उठ गई थी। इशिका ने कहा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आर्यन ने कहा, नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं दक्ष को देखने आया था, इसे बुखार है। जब इशिका ने दक्ष के माथे पर हाथ रखा तो वह वाकई में गर्म था। वह बोली, आप परेशान मत हो ना, मेरे पास बच्चों की कुछ दवाइयाँ हैं, मैं इसे दे देती हूँ। यह सुनकर आर्यन कमरे से बाहर चला गया। सुबह जब दक्ष की आंख खुली तो वह डैडी डैडी कह रहा था। उसका बुखार भी बहुत कुछ कम था, लेकिन इशिका को यह समझ नहीं आ रहा था कि उसका बाप कहाँ गया। कुछ देर बाद ही दरवाजे पर दस्तक हुई। इशिका ने दरवाज़ा खोला तो आर्यन सामने था। वह हाथ में कुछ बिस्किट पकड़े हुआ था और नाश्ता लेकर आया था। साथ में चाय के कप भी थे। वह कहने लगा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने रात भर मेरे बेटे का ख्याल रखा, फिर इसे पता नहीं कहाँ से दवा भी ला कर दी। वह चाय पीते हुए आर्यन की तरह कह रही थी। आर्यन कहने लगा, यह ले लीजिए, मैं सुबह भी 1-2 होटल में गया था, लेकिन मुझे कमरा नहीं मिला। इशिका कहने लगी, जब तक आपको कमरा नहीं मिल जाता आप इसी कमरे में आ जाया करें। आर्यन ने कहा, नहीं, आपका यही बहुत बड़ा एहसान है कि आप मेरे बेटे को रख रही हैं, उसका ख्याल रख रही हैं, मैं कुछ बंदोबस्त कर लूँगा। फिर उसने पूछा, क्या आप अकेली आई हैं? इशिका ने बताया, वह नौकरी करती है और यहाँ पर उसका काम खत्म हो चुका है। जैसे ही बर्फबारी का रास्ता खुलेगा तो वह वापस चली जाएगी। फिर इशिका ने आर्यन से पूछा, आपकी बीवी कहाँ है? अकेले इतने छोटे बच्चे को लेकर यहाँ क्यों आ गए और फिर यहाँ आकर बुरी तरह से फंस भी गए? आर्यन ने कहा, वह जीवित नहीं है, उनका देहांत हो चुका है और मैं यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी काम से आया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं इस तरह से फंस जाऊँगा। मेरी गाड़ी पूरी तरह से बर्फ़ में धंस चुकी है। मैं कैसे गाड़ी से अपने बेटे को निकालकर इस होटल तक पहुंचा हूं, वह मैं ही जानता हूं। यहाँ तो पानी तक कोई पूछने को तैयार नहीं है। मैंने कितने ही लोगों से विनती की, लेकिन सिर्फ आपने मेरे बेटे को रखा। आप बहुत अच्छी हैं इशिका। इशिका ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बोली, आपका बेटा वाकई बहुत प्यारा है। अब दक्ष काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था। वह टुकर टुकर कभी आर्यन को देख रहा था और कभी इशिका को। वह अभी भी आर्यन की गोद में बैठा था। इशिका कहने लगी, बस मैं अपनी माँ की वजह से बहुत परेशान हूँ। अभी तक उनको मेरे बारे में कुछ पता नहीं चला। वह तो बहुत परेशान होंगी, क्योंकि खबरें तो फैल चुकी होंगी कि शिमला के क्या हालात हैं। आर्यन कहा, हाँ यह तो है, फ़ोन की सर्विस भी बंद हो चुकी है, कुछ पता नहीं कि कब वापस आएंगी। भगवान करे हालात
बेहतर हो ताकि मैं यहाँ से निकलूँ। आर्यन खुद को बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा था। रात को वह होटल के बाहर ही बैठा रहा था। बाहर बेंच लगे थे और एक बगीचा था जो इस समय बर्फ़ से ढका था। उसने सभी बेंच पर अपना बैग रखकर उसे तकिया बनाकर आराम करने की कोशिश की। तभी उसने इशिका को बाहर आते देखा। वह अपने फ़ोन पर हेलो हेलो कह रही थी। मम्मी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? वह बार बार पुकार रही थी और मोबाइल के सिग्नल देख रही थी। शायद सिग्नल थोड़े बहुत आने लगे थे। जिस तरफ सिग्नल आ रहे थे वे उसी ओर तेज कदमों से चल रही थी। शायद दक्ष सो रहा था, इसीलिए वह बाहर निकली थी। उसके चेहरे पर गहरी चिंता थी। मम्मी, मैं यहाँ ठीक हूँ। आपको मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं? हेलो हेलो। वह बार बार कोशिश कर रही थी और उस दिशा में जा रही थी जहाँ सिग्नल बेहतर आ रहे थे। इस समय होटल के बाहर कोई नहीं था सिवाय बेंच पर लेटे आर्यन के। जब वह तेजी से चलते हुए लगभग 35 कदम आगे निकल गई तभी तेज हवा चलने लगी और पेड़ के ऊपर से बर्फ का कोई भारी ढेर या ना जाने क्या था धड़ाम से वहीं गिरा जहाँ इशिका खड़ी थी। नीचे शायद बर्फ का एक बड़ा हिस्सा था जो अचानक टूट गया। देखते ही देखते इशिका उस गड्ढे के अंदर चली गई। उसकी एक दिल दहला देने वाली चीख निकली। आर्यन ने यह सब देखा तो जैसे उसे बिजली का झटका लगा। वह दौड़ता हुआ इशिका के पास आया लेकिन वह नीचे बर्फीले पानी में समा गई थी। ऐसा लगा जैसे वह किसी शीशे के अंदर से चिल्लाई और पानी के तेज बहाव के साथ आगे बह रही हो। यह देखकर तो आर्यन की रूह कांप गई। वह बर्फीला पानी था जिसके अंदर वह गिरी थी। वह बार बार बर्फ के टुकड़े को तोड़कर उसकी तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश करता लेकिन पानी के बहाव से वह दूर होती जा रही थी। आर्यन बेहद हताश हो गया लेकिन फिर वह भागकर आगे की तरफ गया और वहाँ से बर्फ के टुकड़े को तोड़ दिया। जैसे ही इशिका उसके पास पहुंची उसने उसकी कलाई मजबूती से पकड़ ली पर वह बेहोश हो गई थी। बड़ी मुश्किल से आर्यन ने अपने दोनों हाथों से इशिका को खींचकर बर्फ पर लिटाया लेकिन वह बिल्कुल नीली पड़ गई थी और बेहोश थी। आर्यन का दिल बैठ गया। वह उसके गाल थपथपाने लगा। इशिका, इशिका, क्या हुआ आपको? प्लीज़ होश में आइए। ऊपर से बर्फबारी तेज होने लगी थी। उसने तुरंत इशिका को अपनी गोद में उठाया और भागता हुआ होटल के अंदर आया लेकिन होटल बिल्कुल खाली था। यहाँ तक कि रिसेप्शन का लड़का भी अपने कमरे में जा चुका था। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और ऊपर से यह बर्फबारी एक आपदा की तरह बढ़ती ही चली जा रही थी। वह जल्दी से इशिका को उसके कमरे में ले आया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। दक्ष बेखबर सो रहा था। आर्यन ने उसके हाथ अपने हाथों में लेकर तेजी से रगड़ना शुरू किया ताकि उसके शरीर का तापमान सामान्य हो सके। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किसे मदद के लिए पुकारे, क्या करे, इस लड़की को कहाँ लेकर जाए। वह बिल्कुल बेजान थी। उसने तुरंत अंगार स्थान में लकड़ियाँ जलाने की कोशिश की लेकिन बर्फ़ इतनी ज़्यादा थी कि आग नहीं जल पाई। उसने इशिका पर डबल रजाई डाल दी लेकिन कोई असर नहीं हो रहा था। उसका उससे कोई रिश्ता नहीं था लेकिन इस वक्त वह जिंदगी और मौत के बीच खड़ी थी। आर्यन कभी उसके हाथ रगड़ता, कभी उसके चेहरे को थपथपाता लेकिन उसके होंठ नीले हो रहे थे। लग रहा था कि वह बच नहीं पाएगी। उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। पहले तो उसने आंखें बंद की और इशिका के भीगे कपड़े उतारे। सामने बैग से उसके सूखे कपड़े निकाले और रजाई के अंदर से ही अंदाजे से उसके कपड़े बदलवाए। उसके वजूद को छूते ही उसे कुछ होने लगा था। वह खुद भी पसीने से भीग चुका था क्योंकि यह लड़की उसकी कोई नहीं लगती थी। बेहोश थी और बर्फ़ की तरह ठंडी थी। उसने जल्दी से सामने रखी बिजली की केतली में पानी गर्म किया और चम्मच से उसे पिलाने लगा। शायद उससे उसकी हालत में सुधार आए लेकिन जब कुछ भी काम नहीं आया तो उसने अपनी कमीज़ उतारकर एक तरफ रख दी और इशिका की रजाई में घुस गया। उसने इशिका को अपने घेरे में ले लिया और उससे अपने वजूद की गर्मी देने लगा। वह 15 मिनट तक उसके शरीर को गर्मी पहुंचाने की कोशिश करता रहा। अब उसे लगने लगा कि जैसे उसकी सांस ठीक से आ रही है और वह कुछ सामान्य हो रही है लेकिन अब वह बेहोश थी। मगर उसे देखकर आर्यन अपने होश जरूर खोने लगा था। उसकी नज़दीकी में उसे पता ही नहीं चला कि कब उसे बचाते बचाते वह उसके साथ सारी सीमाएं पार करता चला गया। ना दिल उसे छोड़ने को तैयार था, ना दिमाग ने समय पर टोका। वह इस लड़की के आकर्षण में पागल सा होने लगा था। वह लड़की अभी भी बेहोश थी लेकिन उस अब ठीक से सांस नहीं ले रही थी। वह हलचल भी कर रही थी पर होश से दूर थी। उसकी दिल की धड़कनें आर्यन के सीने में उसकी ज़िंदगी की खबर दे रही थी। उसके चेहरे पर तकलीफ़ के निशान देखकर अचानक जैसे वह अपने होश में आया।
वह तुरंत इशिका से दूर हटा और बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया। वह अभी भी बेहोश थी, लेकिन लग रहा था कि जल्दी होश में आ जाएगी। जो कुछ वह उसे बचाते बचाते कर चुका था, उसका एहसास ही रूह कांप देने वाला था। वह कमरे से बाहर निकल गया था। पूरी रात बर्फबारी होती रही, लेकिन अब बंद हो गई थी और वह परेशान था कि यह उसने क्या कर दिया। अगर इस लड़की को पता चल गया तो वह क्या करेगा, क्या जवाब देगा उस लड़की को। जब किसी ने उसकी मदद नहीं की तो उसने उसके बेटे को संभाला था, उसे पनाह दी थी और उसने उसके साथ यह सब कुछ कर दिया। वह अपने अंदर इतना शर्मिंदा था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि इशिका का सामना कैसे करे। काफ़ी देर बाद खड़ा रहकर वह सिगरेट पीता रहा और खुद को कोसता रहा। उसे इन नाजुक पलों में खुद पर कंट्रोल रखना चाहिए था। वह क्यों बह गया। दिन निकल गया था आया था। सूरज की रोशनी 4 दिन बाद शिमला के निवासियों को नजर आई और साथ में यह खुशखबरी भी मिली कि अब और बर्फबारी नहीं होगी। रास्तों को साफ किया जा रहा है। वह सोच रहा था, काश यह सब कुछ एक दिन पहले हो जाता, या इशिका के साथ वह सब कुछ ना हुआ होता जो मैंने उसके साथ पर कर दिया। लेकिन सब कुछ हो चुका था। वह कमरे में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, लेकिन उसे दक्ष का भी ख्याल आने लगा। उसने सोचा कि वह इशिका से माफ़ी मांग लेगा और अगर उसकी शादी किसी से नहीं हुई तो वह उससे शादी कर लेगा। अगर वह उसे बुरा भला कहेगी तो वह सुन लेगा। जैसे ही वह कमरे में गया तो वह दोनों इशिका और दक्ष उठ गए थे। इशिका अपना सिर पकड़कर बैठी थी। आर्यन को देखकर इशिका ने कहा, मैं यहाँ कैसे आई। वह बार बार अपना सर पकड़ रही थी। उसने कहा, मैं शायद गिर गई थी। मैंने आपको देखा था, आप मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे। फिर इसके बाद यह कहते हुए वह अपना सिर पकड़ने लगी। आर्यन की तो जैसे जान में जान आई। पता नहीं उसे क्या याद आया था। इशिका ने कहा, कुछ याद नहीं आ रहा। आर्यन ने तुरंत कहा, हाँ, आप बेहोश हो गई थी, इसलिए आपको कुछ याद नहीं। उसी वक्त दक्ष भी उठ गया तो इशिका दक्ष से बातें करने लगी। उसने आर्यन से कहा, आपका बेटा बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है और आप भी बहुत अच्छे हैं। मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वह शुक्रिया अदा कर रही थी, यानी उसे कुछ भी याद नहीं था कि रात भर उसके साथ क्या हुआ था। इशिका ने कहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आर्यन कहने लगा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। वह हिम्मत जुटा रहा था कि सब सच इशिका को बता दे, फिर जो सज़ा वह देगी वह भुगत लेगा, क्योंकि वह उसका अपराधी बन गया था। इससे पहले कि आर्यन कुछ कहता, दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो ऑफिस के कुछ कर्मचारी थे। वे बोले, इशिका, रास्ता साफ हो गया है, आप 15 मिनट में पैकिंग कर लें, हम लोग निकलेंगे। वह बोली, सच, शुक्र है। वह फ़ौरन खड़ी हो गई। आर्यन, जो अब तक हिम्मत बटोर रहा था, चुप हो गया। इशिका अलमारी से अपने कपड़े निकालकर बैग में रखने लगी। उसे यह एहसास तक नहीं था कि उसके कपड़े बदल दिए गए हैं, बल्कि वह खुद भी पूरी तरह बदल चुकी है। अब वह लड़की नहीं रही। वह बोली, शुक्र है, रास्ता खुल गया। आर्यन ने पूछा, आप किस शहर से आई हैं। इशिका ने जवाब दिया, मैं अहमदाबाद से आई हूँ, बस अब घर जाऊंगी और नौकरी को अलविदा कह दूंगी। आर्यन ने पूछा, क्यों। इशिका बोली, इसलिए कि अगले महीने मेरी शादी है और मेरा मंगेतर इस मामले में बहुत कंजर्वेटिव है। कहता है शादी के बाद नौकरी नहीं करने दूंगा। यह सुनकर आर्यन के होश उड़ गए। उसने अपनी कंपनी का नाम बता दिया था। इसके बाद वह बोली, आप जब तक यहाँ हैं इस कमरे का इस्तेमाल कर लीजिएगा, मैं नीचे काउंटर पर बता दूंगी। आर्यन के पास तो कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं था। वह लड़की चली गई थी और आर्यन सोच रहा था कि क्या जो कुछ उनके बीच हुआ उसे एक सपना समझकर भूल जाए, या फिर उस लड़की को सच बता दे। खैर, वह दक्ष को लेकर अपनी गाड़ी के पास चला गया। उसकी गाड़ी से बर्फ़ हट चुकी थी। रास्ते काफ़ी हद तक साफ हो गए थे, इसीलिए वह भी वापस अपने घर चला गया। लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ती गई जा रही थी। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्यों बेचैन है। बार बार उसकी आंखों के सामने इशिका का चेहरा नजर आने लगा। उसके साथ बिताया हुआ वक्त याद आने लगता। उसकी सांसों की खुशबू अपनी सांसों में महसूस होने लगती। अपने अंदर उसकी धड़कनें सुनाई देने लगी। क्या कुछ नहीं हुआ था उस रात। उसकी नज़दीकी में खोकर वह भूल गया था कि वह उसकी कोई नहीं लगती, उसके लिए अनजान है। अपनी गर्मी देने के चक्कर में उसने उसका क्या कुछ नहीं छीन लिया था। अब जब भी उसका यह हाल होता तो वह बेचैनी से उठकर बैठ जाता। उसकी सांसें बुरी तरह से तेज चलने लगती। वो लड़की एक रात में ही आर्यन का चैन चुरा गई थी। उसे अपने किए
इस कदर अफ़सोस था कि वह बयान नहीं कर सकता था, इसलिए वह अहमदाबाद चला गया। उसकी कंपनी से पता चला कि वह नौकरी छोड़कर जा चुकी है। वहीं से बड़ी मुश्किल से उसने उसका एड्रेस लिया, लेकिन जब वह उसके घर पहुंचा तो उसके घर पर बिजली की लड़ियां और रोशनी के बल्ब लगे हुए थे। पड़ोस से पता चला। यह सुनकर आर्यन चुप सा हो गया। वह कैसे सच बताएगा, उसे माफ़ करेगी या नहीं? जो कुछ उसने किया था वह माफ़ी के काबिल तो नहीं था। बेशक उसकी नीयत ऐसी नहीं थी, वह उसे बचाना चाहता था, लेकिन जिस कदर वह उसके करीब आ गया था बेखुदी उस पर हावी हो चुकी थी वह कि उसे होश ही नहीं आ रहा। जब होश आया तो पछतावे की आग उसके अंदर जल चुकी थी। वह वहीं से उल्टे कदम में वापस लौट गया और यहीं दुआ की कि कभी उसके पति को इस बात का ना पता चले। वापस आकर अपने कामों में व्यस्त हो गया। समय बीतने लगा। वह अपनी कंपनी में काम करता था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। घर में हर चीज़ मौजूद थी। एक छोटा सा बंगला था जहाँ वह रहता था। उसने अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत की थी। शादी के बाद जब दक्ष पैदा हुआ तो राबेल का साथ छूट गया था। उस वक्त उसे लगा कि उसकी ज़िंदगी में अंधेरा सा छा गया। वह अपने बेटे को सीने से लगाकर बहुत रोया था। सब लोगों ने सलाह दी कि दूसरी शादी कर ले, लेकिन वह नहीं चाहता था कि उसके बेटे की परवरिश कोई सौतेली माँ करे। वह नहीं चाहता था कि राबेल के दिए हुए तोहफे उसके बेटे के साथ नासाफी हो जाए। इसीलिए उसने दूसरी शादी के बारे में सोचना छोड़ दिया था। उसकी माँ का भी 1 साल पहले देहांत हो चुका था। माँ के दिल में यही उम्मीद थी कि काश आर्यन दोबारा से घर बसा ले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जब तक आर्यन ऑफिस में होता तो कभी कभी तो दक्ष को साथ ले जाता था, उसे अपने ऑफिस में अपने साथ बिठा लेता और कभी घर पर नौकरों के साथ पास छोड़ देता, लेकिन दक्ष उसके बगैर ज़्यादा देर तक नहीं रहता था। जब वह घर पर होता तो आर्यन दक्ष का हालचाल पूछने के लिए कई बार कॉल करता था, कई बार घर पर फ़ोन करके पूछता था, दक्ष रो तो नहीं रहा, मुझे याद तो नहीं करा। लेकिन अब वह एक और अजीब सी उलझन का शिकार हो गया था। वह इशिका के बारे में भी सोचने लगा। फिर उसने खुद को काम में व्यस्त कर लिया, मगर जैसे ही रात होती इशिका का चेहरा आंखों के सामने आ जाता। वह अपनी इस हालत से ही परेशान हो गया था। पता नहीं वह क्यों उसे नज़र आती थी। शायद उसे इशिका से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन वह हासिल ना होने वाली मोहब्बत थी। खैर 1 साल बीत गया था। उसने खुद को काम में पूरी तरह बिजी कर लिया था। दक्ष अब स्कूल जाने लगा था। एक बार उसका आर्किटेक्ट नौकरी छोड़कर चला गया था और उसे तुरंत एक आर्किटेक्ट की ज़रूरत थी। उसने इंटरव्यू के लिए बहुत से लोगों को बुलाया था। उसने सबके इंटरव्यू ले लिए थे। जब एक आखिरी लड़की उसके ऑफिस में दाखिल हुई, जैसे ही उसने कहा मी आई कम इन सर, और वह लड़की उसके सामने आई, तो दोनों ही एक दूसरे को देखकर पत्थर से हो गए थे, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि इशिका थी, जिसकी आंखों में उसके लिए नफरत नजर आ रही थी। इशिका को देखकर वह हैरानी से अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ, कहने लगा इशिका। यह सुनते ही इशिका ने गुस्से से उसके ऑफिस का दरवाज़ा बंद कर दिया। वह तेज कदमों से उसके पास आई और उसका कॉलर पकड़ लिया। वह चीख कर बोली, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। मुझे नहीं पता था कि तुम कभी मुझे यूं भी मिल सकते हो। यह सुनकर आर्यन के होश उड़ गए थे। उसे नहीं पता था कि 1 साल बाद इशिका से उसकी इस तरह से मुलाकात होगी कि उसे उसकी सच्चाई पता चल गई होगी। वह कहने लगा, इशिका मेरी बात सुनो। लेकिन एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा, जो इशिका ने उसके मुंह पर मारा था, और फिर वह फूट फूट कर रोने लगी थी। वह बोली, तुम कौन होते थे मुझे बर्बाद करने वाले? तुमने मेरी ज़िंदगी को एक ऐसी सज़ा बनाकर रख दिया। मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? इशिका ने उसका गिरेबान पकड़कर झिंझोड़ते हुए कहा, मेरी गलती क्या थी? मैंने उस वक्त तुम्हारे बेटे को सहारा दिया जब कोई भी उसे अपने कमरे में सुलाने को तैयार नहीं था। क्या इस बात की सज़ा दी थी तुमने मुझे? बताओ ना, क्यों किया था तुमने मेरे साथ यह सब कुछ? वह फूट फूट कर रो रही थी। जैसे ही आर्यन ने उसके दोनों हाथ पकड़े, उसने आर्यन को पीछे की तरफ धक्का दिया। वह दोबारा अपनी कुर्सी पर जा बैठा। इशिका ने चलाकर कहा, मुझे नफरत है तुमसे, मैं नफरत करती हूँ तुमसे और तुम्हारे उस बच्चे से जो तुम्हारे गुनाह की निशानी है। यह कहकर वह उस ऑफिस से निकल गई थी और आर्यन के सर पर तो जैसे कोई बम फटा था। इसका मतलब उसकी शादी नहीं हुई थी और और वह मेरे बच्चे की माँ है। ओह माय गॉड! वह जल्दी से अपनी कुर्सी से उठा और ऑफिस का दरवाज़ा खोलकर बाहर आया। शायद तब तक वह जा चुकी थी। वह तेज़ी से अपनी बिल्डिंग से नीचे उतरा था। तब तक वह ऑटो में बैठ गई थी। आर्यन भागता हुआ उसके पास आया, लेकिन ऑटो चला गया था। वो पीछे से जाने वाले दूसरे ऑटो को रोककर उसमें बैठा और बोला, प्लीज़ जल्दी करो,
आगे जाने वाले ऑटो का पीछा करो। और ऑटो वाला उसी का पीछा करने लगा। एक अपार्टमेंट के सामने वह ऑटो रुका। इशिका रोते हुए वहाँ से बाहर निकली, ऑटो वाले को किराया दिया और अंदर चली गई। आर्यन उसके पीछे गया था। वह दूसरी मंजिल पर जाकर रुकी और वहीं एक फ्लैट के अंदर जाने लगी। जब आर्यन तेज कदम बढ़ाता हुआ उसके पास आया तो बोला, इशिका प्लीज़ मेरी बात सुनो। वह बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। इशिका डोर बेल बजाई जा रही थी। जब उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला तो इशिका के साथ एक नौजवान को देखकर हैरान हुई। वह बोली, बेटा यह कौन है? इशिका ने कोई जवाब नहीं दिया और घर के अंदर चली गई। आर्यन समझ नहीं पा रहा था कि अपना क्या परिचय दे। वह उनकी बेटी का दोषी है, वह गुनाहगार है। इससे पहले कि वह कुछ कहता, इशिका एक छोटा सा बच्चा लेकर आई जो महज 2 महीने का था और आर्यन की गोद में डाल दिया। वह बोली, संभालो अपने गुनाह और चले जाओ यहाँ से। यह सुनते ही उसकी माँ के चेहरे का रंग बदल गया। इशिका अंदर जा चुकी थी। बच्चे को देखकर आर्यन को लगा कि वह उसी का दूसरा रूप है। वो बच्चा हूबहू आर्यन जैसा था। इशिका की माँ ने आर्यन को नफरत से देखा और बोली, मेरी बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हें पता भी है कितनी बदनामी से बर्दाश्त की है हम लोगों ने। तुम्हें अपनी गलती का ज़रा भी एहसास नहीं हुआ था। आर्यन ने कहा, मैं अंदर आकर बात कर सकता हूँ? उसकी माँ कहने लगी, बात करने के लिए क्या बचा है? तुमने मेरी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उसका रिश्ता टूट गया, उसकी बारात वापस चली गई। हमने शहर छोड़ दिया बदनामी से बचने के लिए। मेरी बच्ची दर दर की ठोकरें खा रही थी। उसने तुम्हारे इस गुनाह को ख़त्म भी करना चाहा, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया। हम किस तकलीफ़ से गुजरे हैं तुम्हें अंदाज़ा है इस बात का? उसकी माँ की आंखों में आंसू बह रहे थे। आर्यन सोचने लगा, अगर मुझे अंदाज़ा होता कि मेरी वजह से इशिका के साथ यह सब कुछ हुआ है तो मैं कभी वापस न आता। आर्यन ने कहा, अगर आपको लगे कि मेरा कसूर है तो वह जो सज़ा देगी मैं भुगतने को तैयार हूँ। मुझे सजाए मौत देगी, मुझे मंजूर है। उसकी भी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। इशिका की माँ ने उसे अंदर आने दिया और वह सोफे पर बैठ गया। आर्यन ने धीरे धीरे उसकी माँ को हर बात बता दी। अगर उस रात वह उसके करीब ना होता तो शायद इशिका मर जाती। उसने जो कुछ किया वह मजबूरी में किया, इशिका की जान बचाने के लिए किया। इशिका की माँ यह सब सुनकर चुप हो गई। वह कहने लगी, शादी से कुछ दिन पहले इशिका की तबीयत खराब होने लगी थी। जब मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई तो जो कुछ उस डॉक्टर ने कहा, हमारे होश उड़कर रह गए थे। मैंने तो अपनी बेटी को बहुत मारा कि बताओ उसने यह गुनाह क्यों किया, लेकिन वह रो रो कर कहती रही कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, डॉक्टर झूठ बोल रही है। मैंने कई अस्पतालों में अपनी बेटी का टेस्ट करवाया, लेकिन रिपोर्ट एक ही थी। उसने कसम खाई तो मुझे यकीन हुआ, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ था। और तुम तो उसके ख्याल में भी नहीं थे। शादी से एक दिन पहले उसके मंगेतर ने उसे हॉस्पिटल में देख लिया था और उसने उस लेडी डॉक्टर से पूछ भी लिया था कि वह हॉस्पिटल में क्यों आई थी। हम तो यह बच्चा गिराना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया था। उधर इसका मंगेतर भी सच जान गया था, इसलिए बारात लाने से मना करके चला गया। मोहल्ले में हमारी बदनामी होने लगी, इसलिए इशिका ने वह शहर ही छोड़ दिया। हम यहाँ आ गए। हम इस बच्चे को गिराना चाहते थे, लेकिन शायद इस दुनिया में आना था। लेकिन जब से यह दुनिया में आया, इशिका ने इसे हाथ नहीं लगाया। इसे तो सिर्फ मैं पाल रही हूँ। आज वह इंटरव्यू पर गई थी, क्योंकि जितनी हमारी जमा पूंजी थी हम सब कुछ कर चुके थे। सब कुछ खत्म हो चुका था। अब तुम अपने बच्चे को यहाँ से ले जाओ। आर्यन कहने लगा, मैं इशिका से शादी करना चाहता हूँ। मेरी वजह से उसकी ज़िंदगी इस दोहराए पर पहुँची तो मैं इस इज्जत भी दूंगा और खुशियाँ भी। यह सुनकर उसकी माँ कुछ देर आर्यन को देखती रही। फिर वह कहने लगी, मैंने जो कुछ किया जानबूझकर नहीं किया, बस इशिका की जान बचाने के चक्कर में किया और पता नहीं कैसे बह गया। आप प्लीज़ इशिका को शादी के लिए राज़ी करें। मैं उसे पूरी इज्जत दूंगा, उसे ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होने दूंगा। जो कुछ उसने बर्दाश्त किया उसका हर्जाना करने को तैयार हूँ। उसकी माँ कहने लगी, मैं इशिका से बात करूँगी, लेकिन इशिका शायद अंदर खड़ी सुन रही थी। वह दरवाज़ा खोलकर बाहर आई, कहने लगी, मुझे इस आदमी की शक्ल से भी नफरत है। इसकी झूठी कहानियों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। मैं मर जाऊंगी, लेकिन इसके साथ शादी नहीं करूंगी। इसे कहें कि यहाँ से अपना बच्चा लेकर चला जाए। लेकिन आर्यन इशिका के सामने जाकर खड़ा हो गया और कहने लगा, तुम्हें सज़ा देनी है, मैं तैयार हूँ सज़ा भुगतने के लिए, लेकिन भगवान के लिए खुद को सज़ा मत दो। मैं तुम्हें इज्जत देने को तैयार हूँ, प्लीज़ शादी से इनकार मत करो। लेकिन उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। वह बार बार दरवाज़ा बजाता रहा, कहने लगा, मैं फिर आऊँगा
और तब तक आता रहूँगा जब तक कि तुम मान नहीं जाती। वह अपने बेटे दक्ष को लेकर वापस जा चुका था। उसे अपने आप पर नए सिरे से अफसोस हुआ था। उसे नहीं पता था कि उसकी वजह से एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसने कभी ऐसा नहीं चाहा था, लेकिन पता नहीं यह सब कैसे हो गया। दक्ष ने पूछने लगा, डैड यह कौन है? आर्यन कहने लगा, तुम्हारा भाई। अगले दिन जब वह इशिका के घर गया तो इशिका की माँ ने दरवाज़ा खोल दिया और कहने लगी, मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी को राज़ी किया, उसे कस्में और वादे देकर। मैं नहीं चाहती कि उसकी समय बर्बाद किया जाए। तुम आधे घंटे के अंदर अंदर शादी का इंतज़ाम करो। आधे घंटे के अंदर अंदर आर्यन की शादी इशिका से हो गई थी। बड़ी सादगी में ईशा बाहर आई थी, एक सादा सा जोड़ा पहने, बिना मेकअप के। जैसे ही आर्यन ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो उसने बुरी तरह से उसका हाथ झटका दिया था। आर्यन गहरी सांस लेकर रह गया। वह आगे चलने लगा। वह उसके पीछे चल रही थी, साथ साथ रो भी रही थी। नीचे उसकी गाड़ी खड़ी थी। उसने इशिका के लिए सामने वाला दरवाज़ा खोला, लेकिन वह पिछली सीट पर बैठ गई। बड़ी मुश्किल से सफ़र तय हुआ। जैसे ही आर्यन के बंगले का दरवाज़ा खुला, उसने अंदर गाड़ी पोर्च में खड़ी की तो इशिका नीचे उतर गई। चौकीदार और नौकर उसे देखकर हैरान थे। वे पूछने लगे, साहब जी यह कौन है? कोई मेहमान है क्या? आर्यन कहा, नहीं, यह मेरी बीवी है। नौकर हैरानी से इशिका की ओर आर्यन को देख रहे थे। अंदर जाते ही लाउंज में आर्यन ने देखा तो दाई ने छोटे बच्चे को पकड़ रखा था और दूध पिला रही थी। राज अपने खिलौने से खेल रहा था। अपने बाप को देखकर डैड डैड कहता हुआ उससे लिपट गया। आर्यन ने राज को प्यार किया और गोद में उठा लिया। राज ने पूछा, डैड यह कौन है? आर्यन ने कहा, तुम्हारी मम्मी है। वह खुश हो गया, कहने लगा, वाह, मेरी मम्मी भी आ गई, हमारी फैमिली तो कंप्लीट हो गई। लेकिन इशिका ने बड़ी नफरत से राज को देखा था। फिर आर्यन से बोली, मेरा कमरा कौन सा है? उसने कमरे की तरफ इशारा किया। वह खामोशी से वहाँ चली गई। दाई ने कहा, ये लड़की कौन है? आर्यन ने कहा, मेरी बीवी है, मैंने अभी उससे शादी की है। वह खुश हो गई, कहने लगी, बड़ी सादगी से शादी कर लिया आपने। हमें बताया होता तो हम मैडम जी को बहुत अच्छे से तैयार करते। आर्यन ने कहा, इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर उसने छोटे बेटे को गोद में उठाया। दाई ने कहा, यह तो सो गया है। वह कहने लगा, हाँ, यह सो चुका है, मैं इसे कमरे में पालने में लिटा देता हूँ, आप राज का खाना खिला देना। वह कहने लगी, ठीक है साहब जी, मैं इसे खाना खिलाकर फिर चली जाऊंगी। और वैसे भी अब तो आपकी बीवी आ गई है, मैं रात देर तक यहाँ नहीं रुकूंगी। वैसे भी मैं आपसे कह चुकी हूँ कि मुझे रात को जल्दी जाना होता है। आर्यन ने कहा, चलो ठीक है, अब राज को खाना खिला दो। यह कहते हुए जैसे ही वह कमरे में आया, इशिका उसे देखकर तुरंत बिस्तर से खड़ी हो गई। वह अपने आंसू साफ कर रही थी। इससे पहले कि वह कुछ कहता, इशिका बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों आए हैं यहाँ? आर्यन का, इशिका, यह हम दोनों का कमरा है। उसने कहा, प्लीज़ मुझे एक कमरा ऐसा चाहिए जहाँ मैं अकेली रह सकूँ। मैंने यह शादी सिर्फ अपनी माँ की वजह से की है, बदनामी से बचने की वजह से की है। मुझे आपसे नफ़रत है और आपके बच्चों से भी। यह मत समझिएगा कि मैं आपकी बीवी बनकर आपके घर में रहूँगी या आपके बच्चों की माँ बनूँगी। आपने कहा था ना कि आपको सज़ा चाहिए, तो यह आपकी सज़ा है। मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा और मुझे ऐसे कमरे का पता बताएं जहां मैं अकेली रह सकूं। मैं बहुत गुस्से से बात कर रही थी। आर्यन ने कहा, अच्छा ठीक है। फिर वह उसे बाहर ले आया और गेस्ट रूम की तरफ इशारा किया, कहने लगा, आप वहाँ रह सकती हैं, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। वह बोली, बहुत शुक्रिया। बहुत गुस्से से वह कमरे के अंदर गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। राज ने जब खाना खाया तो कहने लगा, डैड मुझे मम्मी के पास सोना है। आर्यन ने कहा, नहीं, तुम्हारी मम्मी थकी हुई है, तुम मेरे साथ सो। और वैसे भी डैड को राज के बगैर नींद नहीं आती। छोटे बेटे का नाम उसने राज रखा था। दोनों बच्चों के साथ वह अपने कमरे में जाकर लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वह जानता था कि वह बहुत नाराज़ है। उसे नाराज़ होना भी चाहिए था, क्योंकि जो कुछ उसने इशिका के साथ किया वह कोई छोटी बात नहीं थी, एक लड़की के लिए बहुत बड़ी बात थी। उसे लगा कि समय गुजरने के साथ साथ इशिका ठीक हो जाएगी, लेकिन शायद यह उसकी गलतफहमी थी। वह ना तो राज से बात करती थी, ना छोटे बच्चे को हाथ लगाती थी और ना ही घर का कोई काम करती थी। वह ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में गुजारती थी। दक्ष अगर कभी उसके पास जाता भी तो वह उसे डांटकर कमरे में बाहर निकाल देती। कुछ दिन तक तो आर्यन ने चुपचाप यह सह लिया। फिर उशिका से बात की। वह कई बार उसे कह चुका था कि वह उसे दिल से माफ़ कर दी। ज़िंदगी को मुश्किल मत बनाओ, तुम चाहो तो ज़िंदगी को आसान कर सकती हो। यह भी सोच सकती हो कि यह सब कुछ नसीब में था। मेरा इरादा सिर्फ तुम्हें बचाने का था और मैं बचा ही रहा था, लेकिन फरिश्ता नहीं था, लेकिन गलती हो गई। अगर इसकी सज़ा नहीं देनी है तो सिर्फ मुझे ही दो, इन दोनों मासूम बच्चों को नहीं। तो नफ़रत भी मत करो। लेकिन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। वह रात को सिगरेट पीकर अपना मन दुखी कर रहा था।
जब उसे लगा कि किचन में कुछ आवाज़ें आ रही तो वह सिगरेट बुझाता हुआ किचन में आ गया। इशिका अपने लिए चाय बना रही थी। आर्यन उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसके खुले बालों को देखकर उसका दिल मचल गया। बीवी बनकर भी वह उसका इम्तिहान ले रही थी। 1 साल से उसने उस लड़की को बहुत ज़्यादा चाहा था। वह चाहता था कि उसे अपने सीने से लगा ले, मगर जानता था कि वह इस समय गुस्से में है, छूने भी नहीं देगी। इशिका, आर्यन ने उसे प्यार से बुलाया। वह बुरी तरह से चौंक गई। फिर वह जब पलट कर देखा तो गुस्से से उसकी भौहें तन गई। आप यहाँ क्यों आई हैं? तुम चाहो तो मुझे दिल से जल्दी माफ़ कर भी सकती हो, उसने फिर से रिक्वेस्ट करते हुए कहा था। लेकिन मुझे माफ़ नहीं करना। वह चाय कप में डाल चुकी थी। इशिका, तुम उस समय बर्फ़ की वजह से पूरी तरह नीली पड़ चुकी थी। तुम्हें बचाने का कोई और उपाय नहीं था। मैं सच कह रहा हूँ, प्लीज़ मुझे भी तो समझने की कोशिश करो, इशिका ने पलट कर कहा। जैसे आपने मुझे बचाया उससे बेहतर था कि मुझे मर जाने देते। हटिए यहाँ से। यह आर्यन को अपने सामने खड़ा देकर बोली। तुम्हें अनजाने में अगर मैंने तकलीफ़ दी थी तो मैं नुकसान की भरपाई भी कर चुका हूँ। तुम्हें समाज में दर दर की ठोकरें खाने के लिए तो नहीं छोड़ा मैंने। क्यों मेरा इम्तिहान ले रही हो? वह लाचारी से बोला था। कोई एहसान नहीं किया आपने मुझ पर। आपको अपनाना मेरी मजबूरी थी, वरना मैं आपकी सूरत भी नहीं देखती। वह कड़वे लहजे में बोली। कब तक दूर रहोगी? कब तक सजा दोगी? वह बेबस हुआ था पूरी ज़िंदगी। यह कहकर वह जाने लगी। चाय भी नहीं बनाई। आर्यन उसके पैर पकड़ चुका था। मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। मुझे नहीं पता था कि यह एक घटना मेरी ज़िंदगी का सुख चैन छीन लेगी। उस 1 साल में एक पल ऐसा नहीं गुजरा कि मुझे तुम्हारी याद ना आई हो। मुझे लगा तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश होगी। अगर पता होता कि यह सब हो रहा है तो भगवान की कसम तुम्हें पहले ही अपना लेता। यह कहते हुए वह उसे खींचकर अपने और करीब कर चुका था। वह बुरी तरह से घबरा गई थी। इशिका, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वह उसकी आंखों में देखकर बोला था। मेरा हाथ छोड़ो आर्यन, वह चिल्लाई थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, वह प्यार से भरे अंदाज में बोला और उसे चेहरे के इतना पास कर चुका था कि इशिका की जान होठों तक आ चुकी थी। आर्यन, मुझे बात यहीं तक पहुँची थी कि वह उसे अपनी पकड़ में लेकर उसके होठों से निकलने वाले लफ्ज़ों को पूरा होने से रोक चुका था। वह अपने होठों को शांत करना चाहता था, मगर अगले ही पल वह उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेल चुकी थी। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, यह कहकर रोते हुए वह किचन से बाहर चली गई। वह गहरी सांस लेकर रह गया। कब तक तड़पाओगी मुझे? इशिका, मैं तुम्हें इतना प्यार करूँगा कि तुम मुझसे प्यार करने पर मजबूर हो जाओगी। यह कहकर वह अपने कमरे में चला गया। एक बार जैसे ही वह घर के अंदर आया, उसने देखा कि इशिका दक्ष पर चिल्ला रही है और वह रो रहा है। इशिका कह रही थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। आइंदा मुझे मम्मी मत कहना। आर्यन के माथे पर शिकन आ गई। वह अपनी मजबूरी जानता था। उसने कभी अपने बेटे पर आवाज़ तक ऊंची नहीं की थी, पर इशिका का यह बर्ताव वह किस तरह सह रहा था, यह बस वही जानता था। लेकिन जब उसने दक्ष के गाल पर लाल थप्पड़ का निशान देखा तो वह बौखला गया। वह तुरंत उसके पास आया और कहने लगा, दक्ष को थप्पड़ किसने मारा? इस बार आर्यन का गुस्सा देखकर इशिका पहले तो चुप हुई, फिर बोली, यह मेरा सामान छू रहा था। मैंने इसे कितनी बार मना किया है कि मेरे कमरे में ना आया करे। आर्यन ने इशिका का हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे सामने खींच लिया और कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे पर हाथ उठाने की? पहली बार वह इतने तेज गुस्से में बोला था। इशिका ने कहा, मेरा हाथ छोड़िए। उसने कहा, आज तो मैंने जाने दिया। आज के बाद अगर तुमने मेरे बच्चों को डांटने या मारने की कोशिश की तो याद रखना, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। इशिका ने अपना हाथ आर्यन के हाथ से झटका। कहने लगी, मैं जानती थी तुम इतने शरीफ नहीं हो सकते, तुम एक घटिया इंसान हो। आर्यन ने कहा, तुम्हें जो कुछ कहना है मुझे कहो, लेकिन यह मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा कि तुम मेरा बदला मेरे बच्चों से ले। इशिका अपना हाथ छुड़वाकर कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। आर्यन ने दक्ष को गोद में उठा लिया। वह फूट फूट कर रो रहा था। वह उसे चूमने और प्यार करने लगा। उसने उसे खाना भी अपने हाथ से खिलाया। फिर छोटा बेटा राज उठकर रोने लगा। उसे भी दूध बनाकर दिया। उसने उसका डायपर भी बदला। वह अकेले दोनों बच्चों को संभाल रहा था। एक तरह ऑफिस का थका देने वाला काम और घर आकर तुरंत बच्चों की जिम्मेदारी। इशिका उसके आने से पहले ही कमरे में बंद हो जाती थी और बाहर निकलती ही नहीं थी। अभी भी आर्यन परेशान था। अगर हालातों की वजह से उससे गलती हो गई थी तो वह माफ़ी भी तो मांग रहा था, वरना लोग तो भूल कर आगे बढ़ जाते हैं और पलट कर देखते तक नहीं। पर वह उसके पीछे आया था, वह माफ़ी भी मांग रहा था। उसने उसे इज्जत दी थी, अपनी पत्नी बनाया था।
वह बच्चों के साथ अच्छे से पेश आती तो क्या प्रॉब्लम थी। दक्ष रोते रोते सोया था। उसने कहा था, डैड मुझे मम्मी नहीं चाहिए, मम्मी अच्छी नहीं होती, मम्मी तो मारती है। अगले दिन सुबह ऑफिस जाने के लिए आर्यन उठा तो इशिका अपना सामान पैक कर रही थी। उसकी आंखें लाल थी, लग रहा था जैसे रात भर रही हो। जैसे ही वह अपना बैग लेकर बाहर आई, आर्यन उसके सामने खड़ा हो गया। कहाँ जा रही हो तुम? वह कहने लगी, मैं आपको बताना ज़रूरी नहीं समझती, मुझे आपके साथ नहीं रहना। पता नहीं मैंने अपनी माँ की बात क्यों मान ली, मैं अकेले भी ज़िंदगी बिता सकती थी। आर्यन कहने लगा, सॉरी मुझे अफसोस है। वह बोली, यह क्या सॉरी का रट लगा रखा है आपने? सामने वाले की ज़िंदगी बर्बाद कर दो फिर बस सॉरी कहते रहो। वह कहने लगा, तुम्हें मैंने सम्मान दिया, अगर गलती हुई तो उसकी माफ़ी भी तो मांग चुका हूँ। तुम मेरी पत्नी हो, समाज में मेरी पत्नी की पहचान के साथ तुम जहाँ जाओगी तुम्हें सम्मान मिलेगा। इशिका, मैंने तुम्हें वह सब लौटा दिया है जो मेरी वजह से तुमसे छिन गया था। तुम्हारी तरफ कोई उंगली भी नहीं उठा सकता, और मैं कसम खाता हूँ अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश भी की तो आर्यन का तुमसे वादा है वह उस उंगली को तोड़कर रख देगा, लेकिन तुम इस घर से कहीं नहीं जाओगी। मगर इशिका थोड़ा आगे बढ़ चुकी थी। बैग उसके हाथ में था। गुस्से में आर्यन ने उसकी कलाई पकड़ ली, उसके हाथ से बैग छीनकर फेंक दिया और उसे खींचकर अपने कमरे में ले गया। कमरे में ले जाकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे सख्ती करने पर मजबूर मत करो, इशिका ने कहा। मेरा हाथ छोड़िए, मुझे आपसे नफरत है। उसने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इस 1 साल में मैंने तुम्हें बहुत चाहा है और मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। अगर तुम हर वक्त जिद करोगी तो मैं ज़बरदस्ती करूँगा। यह कहकर वह चुप हो गया। इशिका ने बहुत गुस्से भरी नज़रों से उसे देखा। और आप कर भी क्या सकते हैं? आप तो एक सिर्फ अपनी हवस चलाने वाले आदमी हैं। उस रात भी मेरे साथ ऐसा ही कुछ किया होगा। इशिका रोने लगी। आर्यन ने कहा, मैं तुम्हें बार बार सफाई नहीं दूंगा। तुम्हें जो समझना है तुम वह समझ सकती हो, लेकिन तुम मेरे घर से बाहर नहीं जाओगी। बात समझ में आई? यह कहकर उसने उसका हाथ छोड़ दिया। इशिका सीधा अपने कमरे में चली गई। आर्यन अपने ऑफिस चला गया। जब वापस आया तो देखा वह दक्ष के साथ बैठी उसे ब्लॉक से बिल्डिंग बनाना सिखा रही थी। आर्यन को हैरानी हुई। आर्यन को देखकर दक्ष तुरंत उठ गया। देखो डैड, मम्मी ने मुझसे दोस्ती कर ली, देखो मैंने कितनी अच्छी बिल्डिंग बनाई है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई थी, लेकिन इशिका के माथे पर वैसी ही नाराज़गी थी। उसने शायद उसकी तरफ देखा तक नहीं। हाँ, दक्ष के साथ उसका मन ज़रूर लग गया था। वह उसकी गैर मौजूदगी में राज को भी संभाल लेती थी, क्योंकि काम वाली छुट्टी पर चली गई थी। लेकिन उसको रात भर नींद नहीं आती थी। उसका दिल चाहता था कि अब वो आर्यन को भी माफ़ कर दे, उसके करीब जाए, उसे वह हक दे जो वह रखता है। एक बार आर्यन बच्चों और इशिका के लिए बहुत सारी शॉपिंग करके आया था। दक्ष के कपड़े, खिलौने, राज के कपड़े, सब कुछ था। दक्ष बहुत खुश होकर देख रहा था। वह कहने लगा, डैड मम्मी के लिए कुछ नहीं लाए? आर्यन कहने लगा, ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी मम्मी के लिए कुछ ना हो? उसने सारे शॉपिंग बैग लिविंग रूम के सोफे पर रख दिए, बस एक बैग अपने कमरे में ले जाकर अलमारी में रख दिया। इशिका ने चुपचाप अपने कपड़े उठाए और अपने कमरे में रख लिए। दक्ष ने खाना भी इशिका के हाथ से खाया था और फिर सोने के लिए आर्यन के पास आ गया। दोनों बच्चे सो चुके थे। तब आर्यन ने अलमारी से वह शॉपिंग बैग निकाला और इशिका के कमरे में आ गया। दरवाजे पर लॉक नहीं था। रात के वक्त आर्यन कभी भी इशिका के कमरे में गया ही नहीं था, इसलिए उसे फिक्र भी नहीं थी। वह अभी नहाकर आई थी और गिले बालों में कंघी कर रही थी। सोने से पहले वह हमेशा नहाती थी। जब कमरे का दरवाज़ा खुला, आर्यन को देखकर वह घबरा गई, क्योंकि वह शॉर्ट्स में थी। आप यहाँ क्यों आए हैं? इशिका ने यह कहा ही था कि आर्यन ने दरवाज़ा बंद किया और लॉक लगा लिया। यह देखकर तो इशिका की जान निकल गई थी। उसका रंग उड़ गया था। प्लीज़ आप मेरे कमरे में से जाइए। वह कई कदम पीछे हट रही थी। आर्यन ने कहा, अपने ही कमरे में हूँ, यह भी तो मेरा कमरा है। उसने कहा, तो फिर मेरा तो इस घर में कुछ भी नहीं है। उसने गुस्से से अपना मुंह फेर लिया। आर्य ने कहा, सब कुछ तुम्हारा है, यह कमरा भी और सामने खड़ा यह आदमी भी। इशिका, मैं भी तुम्हारा हूँ। अब बेवजह की जिद छोड़ो, ना ना जाओ, यह पहन कर आओ। शॉपिंग बैग उसने इशिका के हाथ में थमा दिया। इशी को यह नहीं पता था कि अंदर क्या है, लेकिन उसकी नज़रें बहुत कुछ बता रही थी। वह कहने लगी, इसमें जो कुछ है मैं नहीं पहनूंगी, और प्लीज़ आप यहाँ से चले जाएं। आर्य ने कहा, नहीं आज नहीं जाऊँगा, 1 साल से तकलीफ़ सह ली है, लेकिन अब सुकून चाहता हूँ। इशिका, प्लीज़ मेरी सज़ा ख़त्म कर दो, जाओ ना, यह पहन कर आओ।
कहो तो तुम्हारे सामने घुटने टेक दूँ, मुझे माफ़ कर दो, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने लगा। कहो तो तुम्हारे पैर पकड़ लेता हूँ। यह कहते हुए जैसे ही वह उसके पैरों के घुटनों के बल बैठा, वह हैरान रह गई। यह क्या कर रही हैं आप? प्लीज़ यह सब मत कीजिए, आर्यन हंसकर कहा। अपनी पत्नी को मना रहा हूँ, जिसके बिना अब नींद नहीं आती। चलो कपड़े बदल रही हो या मैं बदलवा दूँ? यह सुनकर वह घबरा गई। नहीं, मैं खुद कर लूँगी। यह कहकर वह वॉशरूम चली गई। वह एक ब्लैक कलर की नाइटी थी। इशिका ने वह पहन तो ली थी, लेकिन अब वह बहुत नर्वस थी। आर्यन कुछ पल उसे प्यार से देखता रहा। आज दिल में कोई उलझन नहीं थी, क्योंकि वह अपनी गलती की भरपाई कर चुका था। इसलिए अब जज्बातों पर काबू करने का कोई तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। उसने अपनी बाहों में ले लिया और वह ज़रूर उसकी बाहों में उलझ गई थी। आर्यन बस वह बस यही कह पाई थी जब आर्यन ने उसे गोद में उठा लिया था और बिस्तर पर लिटा लिया था। मैंने सुना था कि सच्चा प्यार कभी न कभी किसी न किसी रूप में मिल ही जाता है। मैं खुश हूँ कि मुझे मेरा प्यार तुम्हारे रूप में मिला है। वह उसे पूरी तरह से अपना बना चुका था। अपनी सांसों में इशिका की सांसों की खुशबू महसूस करके उसका कंट्रोल टूट चुका। वह उस पर अपना सारा प्यार लुटाता चला गया। इशिका का हल्का फुल्का विरोध बहुत ही जल्द शांत हो गया था। उस रात की सुबह बेहद खूबसूरत थी। इशिका का शर्माया हुआ चेहरा और भी हसीन लग रहा था। इससे पहले कि वह उसके बगल से निकलती, वह उसे खुद में समेट चुका था। अभी नहीं इशिका, प्लीज़ आर्यन, मुझे नींद आ रही है। पूरी रात बहुत तंग किया है आपने मुझे, वह शिकायत कर गई। पूरी रात? झूठ। आधी रात के बाद तो तुम सो चुकी थी। हालांकि मेरा अभी मन था। वह उसे जानबूझकर चिढ़ा रहा था। वह सहज हो रहा था ताकि कोई दीवार बीच में ना रहे। इशिका की आंखें पूरी तरह खुल गई। आप झूठ बोल रहे हो। कमरे में रोशनी फैल चुकी थी। जब मैंने कहा था प्लीज़ मुझे कुछ देर सोने दो, वह रुककर बोली थी। हाँ, तो मैंने सोने भी तो दिया था ना तुम्हें, तंग तो नहीं किया। मुझे वैसे ही नींद नहीं आई थी, जैसे आपने सोने की इजाज़त दी थी ना। वह शर्म से नजरें चुराकर बोली। आदत पड़ जाएगी जब रोज़ ऐसे ही सोओगी तो। आर्यन की बात पर वह कहने लगी। जी नहीं, जी हाँ, मेरी मर्जी चलेगी मिसिस आर्यन। तुम मेरे साथ चिपक कर ही सोओगी, वरना रात भर जागती रहना। वह शायद उसे अभी भी ना छोड़ता, मगर दरवाजे पर किसी ने जोर से पैर मारा था। दोनों ही बुरी तरह से चौंक गए। डैड, दरवाज़ा क्यों बंद किया? दरवाज़ा खोलो। दक्ष की आवाज़ सुनकर दोनों ही हड़बड़ा गए। इशिका तो उठकर वॉशरूम चली गई थी। आर्यन ने जल्दी से शर्ट पहनी और दरवाज़ा खोल दिया। दक्ष सवाल भरी नज़रों से उसे देख रहा था। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। राज रो रहा है। गंदे बच्चे ने मेरी नींद भी खराब कर दी। यह सुनकर आर्यन कमरे में गया। राज को शायद भूख लग रही थी। आर्यन ने उसे पकड़कर सीने से लगाया। तब तक इशिका भी नहाकर आ चुकी थी। इसे मुझे दीजिए, मैं संभाल लूँगी। राज को उसने ले लिया। रात को जब आर्यन ऑफिस से आया तो इशिका और बच्चे तैयार थे। वह उन्हें रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले गया। बच्चे भी बहुत खुश थे। रात को दक्ष उन दोनों के बीच में सोया था। राज अपने पालने में सो रहा था। आर्यन को नींद नहीं आ रही थी। वह दक्ष के गहरी नींद में जाने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने सोई हुई इशिका का हाथ पकड़कर अपने होठों से लगाना चाहा, दक्ष ने इशिका का हाथ डैड के हाथ से खींच लिया। मम्मी को मत छुओ, डोंट टच माई मॉम। वह दक्ष को जागता हुआ देखकर पूरी तरह से हड़बड़ा गया था। तुम सोए नहीं अभी तक? वह कहने लगा। मेरी मम्मी से दूर होकर सोना। वह मेरी मम्मी है। माथे पर बल डाले वह अपने डैड को घूर घूर देख रहा था। आर्यन मुस्कुराए बिना नहीं रह पाए। कहने लगा, अच्छा, नहीं, हाथ नहीं लगाता, अब सो जाओ। लेकिन वह भी आर्यन की औलाद था। अपने बाप को सुलाने के बाद ही सोया था। 3 दिन से यही हो रहा था। तक्ष किसी जासूस की तरह जागता रहता था। सुबह दोनों बच्चों को नाश्ता करवाकर इशिका आर्यन ऑफिस के लिए जगाने आई थी। जब आर्यन ने कमरा खाली देखा तो इशिका का हाथ खींचकर उसे खुद पर गिरा लिया। इशिका तो पूरी तरह से घबरा गई थी। ये क्या कर रही हैं आप? आपको ऑफिस नहीं जाना? हाँ, नहीं जाना। तुम्हें तो मेरा ज़रा भी ख्याल नहीं है। बढ़िया ट्रेनिंग दी है तुमने दक्ष को। जासूस बनकर मेरी पहरेदारी करता रहता है। आर्यन ने इशिका के बिखरे बालों पर हाथ फेरते हुए कहा। इशिका हंसने लगी। आपका ही बेटा है। इशिका की बात सुनकर आर्यन कहने लगा, जाओ ना इशिका, दरवाज़ा बंद करके आओ। उसके प्यार भरे लहजे पर इशिका नर्वस हुई। आर्यन, 8 बज रही हैं, आपको ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। वह बचने के बहाने बना रही थी, लेकिन वह करवट बदलकर इशिका को अपने नीचे कर चुका था।
बीवी को भी वक्त देना ज़रूरी है और आजकल मुझे तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं सूझता। इससे पहले कि वह इशिका के होठों पर झुकता, दक्ष ने दरवाज़ा खटखटाया। ओह शिट यार, यह मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। आर्यन झुंझला गया, मगर इशिका की हंसी खुद ब खुद निकल गई। वह उठकर जा चुकी थी। अब इशिका को अपनी ज़िंदगी बेहद खूबसूरत लगने लगी थी।